मेरी जुबानी मेरी कहानी, मेरी जुबानी मेरी कहानी, मेरी जुबानी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। नमस्कार। किसी उर्वर धरती के गर्भ में पड़ा नन्हा सा बीज जब पहली बार प्रकाश की आहट सुनता है, तब उसे स्वयं भी ज्ञात नहीं होता कि एक दिन उसकी जड़ें इतिहास की गहराइयों को छुएगी। शाखाएं समय के आकाश से संवाद करेंगी और उसकी छाया में अनेक पीढ़ियां सत्य का अर्थ खोजेंगी। भारतीय पत्रकारिता के ऐसे ही छायादार वटवृक्ष, निर्भीक संपादक, संवेदनशील चिंतक और सजग राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय श्री श्रवण कुमार गर्ग आज मेरी कहानी मेरी जुबानी के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। इंदौर की माटी में अंकुरित इस जीवन को राजस्थान की संस्कार सिक्त पारिवारिक जड़ों ने सादगी दी, संघर्ष ने सामर्थ्य और जिज्ञासा ने आंखों में प्रश्नों का अनंत आकाश भर दिया। देश स्वतंत्रता की देहरी पर खड़ा था और यह बालक भी मानो उसी नव प्रभात के साथ अपनी यात्रा आरंभ कर रहा था। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, विद्युत अभियांत्रिकी का अध्ययन किया, पर उनके भीतर शब्दों की विद्युत कहीं अधिक प्रखर थी। यंत्रों की बनावट से अधिक उन्हें समाज की संरचना आकर्षित करती थी। यही अंतः पुकार उन्हें दिल्ली के भारतीय विद्या भवन तक ले गई, जहां पत्रकारिता का विधिवत अध्ययन हुआ। ज्ञान की यह पगडंडी आगे चलकर लंदन में थॉमसन फाउंडेशन और ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग सेमिनार तक पहुंची, किंतु उनके व्यक्तित्व की मिट्टी हमेशा अपने देश की सौंधी महक से जुड़ी रही। यह सफर फूलों से सजा राजमार्ग नहीं था। इसमें स्थानांतरणों की तपती दोपहरें, संस्थागत मतभेदों की आंधियां, अस्थिरता की बरसातें और सिद्धांतों पर अड़िग रहने वाली लंबी रातें थी। लेकिन प्रतिकूल प्रतिकूल ऋतुओं ने उन्हें झुकाया नहीं। हर तूफान के बाद उनकी जड़ें और गहरी, दृष्टि और पैनी तथा कलम और निर्भीक होती गईं। विनोबा भावे की करुणामयी चेतना और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की क्रांतिधर्मी दृष्टि ने उनके विचारों को नई उर्वरता दी। चंबल के बिहड़ों में डाकुओं के आत्मसमर्पण का ऐतिहासिक क्षण हो, बिहार आंदोलन का जनज्वार अथवा आपातकाल की घुटन भरी खामोशी, उन्होंने इतिहास को दूर खड़े होकर नहीं देखा, उसकी धड़कन के पास बैठकर उसे सुना, परखा और शब्दों में दर्ज किया। इंडियन एक्सप्रेस समूह से दैनिक भास्कर, दिव्य भास्कर, नई दुनिया और फ्री प्रेस जर्नल तक उनकी कर्म यात्रा विस्तृत हुई। संवाददाता और उप संपादक से आरंभ हुआ सफर संपादक, समूह संपादक और प्रधान संपादक के उत्तरदायी पदों तक पहुंचा। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी पत्रकारिता में 5 दशकों से अधिक समय तक सक्रिय रहते हुए उन्होंने केवल समाचार नहीं संवारे, अनेक समाचार कक्षों की कार्य संस्कृति गढ़ी और पत्रकारों की नई पीढ़ियों को दृष्टि दी। भारतीय प्रेस परिषद, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय एकता परिषद और भारतीय जनसंचार संस्थान जैसी संस्थाओं में उनकी सहभागिता ने उनके दायित्व को राष्ट्रीय विस्तार दिया। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्राप्त राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक सम्मान उनके दीर्घ साधना काल की स्वर्णिम फसल अवश्य है, पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पद, परिषद अथवा पुरस्कार नहीं। उनकी असली पूंजी है प्रश्न पूछने का साहस। अनेक उनके ब्लॉग का शीर्षक सवाल यह है कि मानो उनकी समूची पत्रकारिता का बीज मंत्र है।
उनकी कलम किसी सिंहासन की सेवक नहीं, वह जनमानस की आवाज, समय की साक्षी और लोकतंत्र की सजग प्रहरी बनी रही। श्रवण जी, मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपका हृदय से अभिनंदन है। जी बिल्कुल। आइए उन्हीं की जुबानी सुने उस बीज वट वृक्ष बनने की कथा, जिसमें समय साक्षी है, संघर्ष ऋतु है, सत्य मिट्टी है और पत्रकारिता जीवन का अनवरत व्रत। स्वागत है श्रवण जी, मेरी कहानी जी मेरी जुबानी में। जी बिल्कुल। सर, आप जानते हैं मेरा ये शो ऑटोबायोग्राफिकल काइंड ऑफ शो है, जी आत्मकथानक। जी 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 तो आप ही की कहानी, आप ही की जुबानी और आपके शब्दों में मेरे जी जी श्रोताओं तक जाएगी। जी जी तो बिल्कुल। सर, हम चाहते हैं आपकी प्रारंभिक जीवनी से इस शो का प्रारंभ करें। तो आपका जन्म, आपका परिवार, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रारंभिक शिक्षा, वहीं से शुरू करते हैं सर। देखिए, बात आप मुझे बहुत पीछे ले जा रहे हैं। जब जी। एक मिट्टी के मकान में, किराए के मकान में, एक ऐसे मकान में जहां बिजली नहीं होती थी, और एक चाल टाइप, चाल जैसा बाड़ा जिसको हम कहते हैं वो था। एक परिवार में छींक भी आती थी तो चार मकानों में सुनाई देती थी, इतने कच्चे मकान। और कुछ कहीं पीछे जाकर कहीं कॉमन नल है जिसमें कई लोग एक साथ पानी भरते थे। और बच्चा रात को कभी रोए तो पूरा मोहल्ला जाग जाता था, पूरे घर जाग जाते थे कि क्या हो गया। और किसी के यहाँ खुशी हो तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाती थी कि क्या हो रहा है। शौचालय के नाम पर कुछ ऐसा था कि महिलाओं के लिए कुछ कच्चे टीन के शेड वाले, पुरुषों के लिए कुछ अलग, पुराने जमाने के वो जिसमें नीचे डिब्बा रहता है, आपको बैठना पड़ता है। सोने के लिए जमीन, कोई पलंग नहीं, कोई इस तरह की बिजली नहीं, उसे में पढ़ना। और अपना कोई मकान नहीं, अपनी कोई जमीन नहीं। और पिता को हमेशा संघर्ष करते हुए पाया। और सरकारी स्कूल में चार आने 3 महीने की फीस लगती थी, जहां पढ़ाई की। कपड़े कभी हैं नहीं हैं, पैरों में जूते चप्पल हैं नहीं हैं, पैदल चलना, टांगे पर बैठना, या अ, पिता के साथ संघर्ष करना, ये तमाम चीजें बचपन की स्मृतियों में गढ़ी हुई हैं। तो वो अभाव से निकला जीवन जो है, वो आज हम पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपने कहा वट वृक्ष हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि अभी मैं जमीन के अंदर ही हूँ, मैं अपनी जमीन छोड़ी नहीं है मैंने। और बीज अभी वहीं पड़ा हुआ है जहाँ था। तो एक तरह का संकोच जीवन में हमेशा रहता है। अभावों की जो परछाई आपका पीछा करती है, संपन्नता से जो आपको डर लगता है, अपने होने को बताने से संकोच होता है। अपने ही शहर में रहते हुए कुछ ऐसा लगता है कि किसी को ये तो पता नहीं है कि मैंने कोई अपराध किया है। क्योंकि अपने शहर में रहकर बड़े होना और सम्मान प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपकी बहुत सारी कमियां, कमजोरियां, गलतियां आपके पूरे शहर को पता होती है। तो
और फिर ऐसे संघर्षों के बीच में अपने बच्चों को बड़ा करना, जिनको समय नहीं दे पाना, अ, अखबारों में भटकते रहना, सुबह से रात तक, सुबह जाकर रात को 2 बजे 3 बजे लौटना। बच्चे कब बड़े हो गए, कब आईआईटी पास कर लिया बेटे ने पता ही नहीं चला, कब सीएफए कर लिया पता नहीं चला, कब वो अमेरिका चला गया पता नहीं चला, बेटी ने कब अ, पढ़ाई करके कब वो बड़ी डॉक्टर बन गई, कब ऑस्ट्रेलिया चली गई, पता नहीं चला। तो जिंदगी जो है वो अ, ऐसा लगता है कि अभी चल रही है, मतलब वो अ, और इस उम्र में, 80 की उम्र में भी अ, ऐसा लगता है कि अभी तो पता नहीं कितने संघर्ष अभी और करना है। तो इसलिए मैं जो कई बार जो डरता हूँ अपने आप को खोलने से, उसमें यह है कि कई चीजें फिर आप रेट्रोस्पेक्ट में पीछे जाकर आपको देखना पड़ता है। तब जब आप पीछे जाकर देखते हैं तो फिर आगे का जो आपका जो स्वप्न है वो थोड़ा सा और कठिन हो जाता है, कि या आसान भी हो जाता है, कि आप अगर पीछे मुड़कर देखते हैं और जहाँ खड़े हो तो फिर सोचते हैं कि यार देखो मैं कहाँ था कहाँ आ गया। तो ये कोई चमत्कार है ईश्वर का, कि आपके पास कुछ नहीं था और आप कहाँ पहुंच गए। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि मैं अंग्रेजी की जर्नलिज्म करूंगा, इंडियन एक्सप्रेस में रहूंगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि गुजरात में जाकर गुजराती के अखबार को लॉन्च करूंगा, पूरे गुजरात में लॉन्च करूंगा, उसको गुजराती सीखूंगा, बोलना सीखूंगा, पढ़ना सीखूंगा, एडिट करना सीखूंगा, और इतने लोगों को अपॉइंट करूंगा गुजरात में, इतने बड़े बड़े लेखकों को। अभी मैं देख रहा था, आपने विनय संतानी जी का आप बात कर रहे थे। जी। तो विनय संतानी जी हमारे लिए लिखते थे। आपके कई जो लोगों को आप जिनको बुलाते हैं, जी। वो चंद्रकांत भाई या गुणवंत शाह या विनय संतानी जी या बहुत सारे लोग, उनके साथ जीवंत संपर्क रहा। जी। वो हमारे हमारे कटार लेखक थे या हमारे स्तंभकार थे, और अ, कांति भाई भट्ट थे, बॉम्बे से लिखते थे। तारक मेहता थे, वो तारक मेहता से मेरा बड़ा, उनके पास जाता था मैं मिलने के लिए, हाँ, हाँ। बात करता था। तो मैंने कहा आप लिखिए तारक भाई। तो बोले मेरे पास कोई लिखने के लिए टेप रिकॉर्डर नहीं है। तो मैंने अपना टेप रिकॉर्डर उनको दे दिया, ओ। कि तो वो तारक भाई फिर लिखने लगे हमारे लिए, उनके घर में जाता था। तो बहुत सारी स्मृतियां हैं ठक्कर साहब। बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू करने की, उनसे मिलने की, कृपलानी जी से इंटरव्यू कर रहे हैं, मुरार जी से कर रहे हैं, जयप्रकाश जी के साथ रह रहे हैं, चल रहे हैं, विनोबा जी से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा एक अद्भुत अ, जीवन रहा है कि अ, अपने ऊपर यकीन नहीं होता है कि मैं क्या हूं, क्या ऐसा। जी। मैं कोई काल्पनिक पात्र तो नहीं हूँ, कोई फिक्शन तो नहीं हूँ, कि मैं ये सब बातें कैसे कह रहा हूँ। तो मैं वैसे कुल मिलाकर खुश हूँ, कि जो और अचीव किया उससे भी खुश हूँ, क्योंकि सहज मिलता गया। मैंने कभी किसी चीज के लिए कोशिश नहीं की। जैसे होता है ना, आप चल रहे हैं, कुछ झोली में आके पड़ रहा है, तो सब कुछ मिलता रहा। और उसके पीछे एक जो चीज रही मेरे साथ, वो बेसिक ऑनेस्टी रही जी। प्रोफेशन के प्रति। जैसे आपने कहा कि मेरे ब्लॉग का जो शीर्षक है, सवाल यह है कि, तो मैं हर चीज में सवाल करता हूँ, मतलब अपने होने पर भी सवाल करता हूँ और अपनी अनुपस्थिति को भी सवाल के साथ देखता हूँ, और चीजों के पड़े रहने या चीजों के नहीं होने पर भी सवाल उठाता हूँ।
तो उससे कई चीजें पता चलती है। और इसीलिए मैं आज भी 16-17 घंटे काम करता हूँ यूट्यूब चैनलों पे, करंट टॉपिक्स पे मैं अपनी बातचीत करता हूँ, पढ़ता हूँ खूब, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर काफी एक्टिव रहता हूँ, ट्विटर पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर। तो एक जो इस उम्र में खालीपन होता है बहुत सारे लोगों के लिए कि क्या करें, अ, बिना नौकरी के, बिना काम के आप क्या करें, तो मेरे पास वो खालीपन ही नहीं है। मुझे लगता है कि दिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मुझे लग रहा है कि दिन कम हो रहे हैं, मुझे और दिन चाहिए। वो किया नहीं है, अभी बहुत करना है। जी, जी। तो मेरे प्रारंभिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, चीजें हैं, संघर्ष हैं, और कुछ तो आप पूछें। हाँ, तो बस गर्ग साहब, मैं पूछ रहा था कि माता पिता और परिवार से जो मिली वो कौन सी सीख थी जो आज भी आपके जीवन के निर्णयों में कहीं ना कहीं। देखिए, मैं मुझे जो मेरे ऊपर अपने जो सबसे बड़ी सीख मुझे अपने पिता से मिली, और वो पिता के न रहने के बाद मिली, क्योंकि मैंने जो बहुत सारी कविताएं लिखी है वो मेरे पिता को डेडिकेटेड है। ओके। तो लोग पूछते हैं कि आपने इतना वो क्यों किया, पिता पर ही क्यों ली। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं कि जब हम पिता के साथ रहते हैं तो पिता का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाते हैं। हमको फुर्सत ही नहीं मिलती कि बैठ के देखें पिता का चेहरा, कि उनकी आंखें कैसी है, उनके कान कैसे हैं, उनके चेहरे पर फुंसियां हैं, या वो उनके चश्मे की डंडी जो टूटी हुई है उस पे उन्होंने एक धागा बांध रखा है, वो चश्मे का नंबर चेक नहीं करवा रहे हैं, वो अपने कपड़े, अपनी बंडी जो है फटी हुई बंडी पहन रहे हैं। हमने उनसे पूछे ही नहीं कि आपका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, आपका बचपन कैसा था। तो पिता हमारे साथ एक ड्राइंग रूम में रखी एक फर्नीचर की तरह हो जाते हैं जीवन में। और जब पिता नहीं रहते तब हम कुर्सी को देखकर उस खालीपन में अपने पिता को ढूंढते हैं। तो हम दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ लिखते हैं, उनकी बायोग्राफी लिखते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पर अपने पिता को कभी जी नहीं पाते। कोई मुझसे कहे कि आपने जयप्रकाश जी पर इतना लिखा है, आप अपने पिता पर लिखिए। मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि उनके पास बैठूं और उनसे उनका इंटरव्यू लूं। तो कई बार हमारे पास जो नजदीक में जो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम वो नजदीक में होते हुए भी उनको देख नहीं पाते हैं या देखना नहीं चाहते हैं। मैं दिल्ली में राजघाट पर रहता था, गांधी स्मारक निधि में। और अ, हमारी जो कमरा था मेरा राजघाट पे, उसके ठीक दीवार जो लगी थी पीछे वो फिरोज शाह कोटला की थी। और भवानी बाबू मेरे बगल में ही रहते थे, भवानी प्रसाद मिश्र जो कवि हैं बहुत बड़े। हम वहां से निकल के रोज गार्डन होते हुए फिरोज शाह कोटला की सड़क पार करते हुए इंडियन एक्सप्रेस में जाते थे। अभी मैं रेट्रोस्पेक्ट में याद करता हूँ कि मैंने रोज गार्डन के गुलाब क्यों नहीं देखे उस समय, या मैंने फिरोज शाह कोटला ही क्यों नहीं देखा। तो हम कई बार ऐसा होता है कि अपने आसपास को नहीं देख पाते हैं और बहुत दूर देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे प्लेन में बैठे रहते हैं कई बार, एक जगह से दूसरी जगह हवाई जहाज से जाते हैं,
तो हम पूरे समय खिड़की के नीचे देखते हैं कैसा दुनिया दिखती है, पर हम बगल में कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, बच्चा कैसा दिख रहा है, वो औरत क्या कर रही है, उसकी तरफ नहीं देख पाते। और जब प्लेन लैंड करता है तब भी धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा मामला यही है जिंदगी का जो पूरा है ना, कि आप देखना क्या चाहते हैं। जी। तो पलट कर भी कि क्या देखना चाहते हैं, और आगे भी क्या किन चीजों को देखना चाहते हैं, जैसे जो और सामने है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और भीड़ में अकेले। और भीड़ में आप अकेले हैं, जी। और अकेलेपन में आपको भीड़ की प्रतीक्षा है, ऐसा है कि हाँ। आप अकेलेपन से जब डरते हैं तो आपको लगता है कि भीड़ में होना चाहिए। जी। और जब भीड़ के बीच में जाते हैं तो आप अकेले हो जाते हैं पूरी तरह से, भीड़ को नहीं जीते हैं। हाँ। तो ये एक जो ये मेरे साथ लगातार चलता है। ये मैं इसको अपने लेखन में, अपनी अनुभूति में, अपने जब करता हूँ, वो व्यक्त करता हूँ, तो कुछ लोग पकड़ लेते हैं कि अरे ये ऐसी बात इन्होंने कही है। तो वो एक हो जाता है, मतलब इतना दुनिया देखी मैंने, दुनिया का अधिकतर देश देखे हैं, प्रधानमंत्रियों के साथ कई देशों की यात्राएं की है। अमेरिका, मनमोहन सिंह जी के साथ गया मैं प्रेस पार्टी में, तो व्हाइट हाउस में जब ओबामा ने के पहले स्टेट गेस्ट मनमोहन सिंह थे, तब वहाँ दिन भर वहाँ देखने का मौका मिला व्हाइट हाउस को अंदर से, और मिशेल ओबामा से बात करने का, ओबामा के नजदीक से देखने का, हिलेरी क्लिंटन को देखने का, और दुनिया भर के उद्योगपति, अमेरिका की पूरी हूज एंड हू को देखने का। तो बाकी कई यात्राएं की, अटल जी के साथ कई यात्राओं पर गया मैं, पूरे देश को भी देखा। दैनिक भास्कर को जब आगे अलग अलग जगह से लॉन्च करना था, तो राजस्थान पूरा लॉन्च किया, पंजाब लॉन्च किया, हरियाणा लॉन्च किया, हिमाचल लॉन्च किया। तो ये जो अनुभव है जीवन के, वो अपने आप में एक बड़ा, एक जैसे मैं कभी समय नहीं मिल पाता है कि मैं इन सब चीजों को लिखूं, या अपनी कोई ऑटोबायोग्राफी लिखूं जिसमें ये इतने इनकाउंटर्स हैं। जैसे 1972 में चंबल में इतने डाकुओं का आत्मसमर्पण हुआ, 600 700। अब 72 बोले तो अभी 50 60 50 साल से ज्यादा हो गए होंगे, 52 53 साल। तो वहां 3 महीने रहा मैं डाकुओं के बीच में। ओ, और वो जहाँ रहते थे डाकू, वहीं जाके मैं रहता था, मिलता था उनसे, बात करता था, इंटरव्यू लेता था। फिर वही किताब हम लोगों ने, मैंने, प्रभाष जोशी जी ने और अनुपम मिश्र ने लिखी थी। वैसे ही 74 के मूवमेंट में मैं जेपी के साथ ही घूमता था सब जगह, अलग अलग जगह में। तो फिर जेपी ने मुझसे कहा कि आप 74 के मूवमेंट को आप लिखिए। तो वो फिर किताब मैंने बिहार के मूवमेंट पर लिखी, जो कि अ, बड़ी चर्चित रही। पर उस बात को भी 50 साल से ज्यादा हो गए, 52 साल हो गए। तो अच्छा लगता है कई बार, आप जब कहते हैं कि यार कुछ तो किया आपने ना, ऐसा एक निरर्थक जीवन नहीं जिया। संतुष्टि एक हाँ, तरह एक का। है कि ठीक है, आप यू कैन डाई पीसफुली, काइंड ऑफ थिंग। यस 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 यस। तो सर, इतना धीर गंभीर आपका व्यक्तित्व है, और काम के प्रति निष्ठा, और दिन भर मतलब आप 16 17 घंटे काम करते हैं। तब एक सवाल छोटा सा मेरे मन में आता है कि तो फिर बचपन में आप कैसे थे?
शरारती थे, जिज्ञासु थे? नहीं नहीं, बचपन में से अभी तक एक, मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ तो वो ये कि मैं अकेला था। मतलब वही, बहुत मेरे मित्र कभी बन नहीं पाए या मित्रों के साथ जी नहीं पाया। हाँ। तो मैं कोई पढ़ने लिखने में बहुत ही एवरेज था। मिडिल स्कूल, जो आमतौर से सरकारी स्कूल होते हैं, हम्म, हम्म, जहाँ छठी क्लास से एबीसीडी सिखाई जाती है, हाँ, वहाँ था फिर मैं पढ़ा। तो कोई स्पोर्ट्स में मेरा दखल नहीं था, कोई म्यूजिक में नहीं था। हाँ, कुछ थोड़ा आगे बढ़कर जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो पोइट्री करने लगा, कविताएं लिखने लगा। हम्म, और वो मेरा जो शुरुआत है वो कहानियों, कविताओं से, फिर कहानियों से, फिर आर्टिकल से, फिर रिपोर्टाज से, फिर यात्रा संस्मरणों से, हम्म, इंटरव्यू से, हम्म, इससे फिर रिच होती गई। जी। और इंजीनियरिंग भी कोई मैंने बहुत मन से नहीं की, मतलब एक ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए, तो की मैंने। और फिर करके मैं नौकरी भी मुझे मिली सेंट्रल गवर्नमेंट की, कलकत्ता में लाइट हाउस की। हाँ। तो वो 3 महीने की मैंने, फिर छोड़ के आ गया मैं बाहर, इंदौर आ गया। हम्म, और फिर जर्नलिज्म में, फिर गांधीयन इंस्टीट्यूशन से जुड़ गया, सर्वोदय के काम में जुड़ गया, हम्म, रचनात्मक कामों से जुड़ गया, खादी पहनने लगा। अच्छा। तो एक अलग तरह का, मतलब पूरा का पूरा लगातार कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, ट्रांसप्लांट हो रहा है। हाँ। आप हर चीज को, आपके अंदर कुछ नई चीज आप बाहर से हम्म, ट्रांसप्लांट हो रही है। हम्म, हम्म, विचार भी हो रहा है आपके अंदर, हम्म, और आपका पहनने का भी बदल रहा है। जैसे आप कोई जैसे कोई अभिनेता है, वो उसको अलग अलग नाटकों में काम करना है, तो हर नाटक का परिधान, डायलॉग, स्क्रिप्ट, स्टेज अलग होता है। वैसे मुझे लगा कि मैं एक लगातार कुछ न कुछ नई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, नए कपड़े पहन रहा हूँ। मेरे साथ जो फेलो आर्टिस्ट हैं वो अलग हैं। वो नहीं है कि मैं किसी ट्रुप में हूँ हम्म, और उन्हीं के साथ जगह जगह स्टेज, कोई नाटक एक है इसको ही मैं बार बार कर रहा हूँ। हम्म, तो वो क्या हुआ कि वो उसने मेरे को एक अलग किस्म का इंसान बना दिया। तो वो, वो- उसमें ठीक है, मुझे कोई अ, परेशानी नहीं है, नहीं तो मतलब उसी में से एक बात मुझे ये पूछना मुझे आवश्यक लगता है कि शब्द के साथ संपर्क फिर क्या, वो नियति का विधान मानते हैं, या कोई आपके प्रयत्न से हुआ? नहीं नहीं, मैं प्रयत्न तो कर ही नहीं सकता ना। मैं तो बहुत, शब्द तो बिल्कुल आसानी से मेरे मन में प्रकट हो जाते हैं। मतलब शब्दों से मुझे, शब्दों की इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ती। शब्द में तो, नहीं, मैं शुरुआती बात करता हूँ कि जब आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के व्यवसाय में से, या तो वो फील्ड में से आपने मुक्ति अपने आप ले ली और फिर शब्द के साथ जुड़े या गांधीयन इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े, तब की मैं मैं ऐसा, शुरुआती। नहीं, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तब भी शब्द के साथ ही जुड़ा हुआ अच्छा। था। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मेरे लिए एक ऐसा था कि कुछ नौकरी इससे मिल जाती है या जीवन ठीक हो जाएगा, ऐसा था। हम्म, 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 पर मेरा जो शब्द रचना थी वो हाई स्कूल से या कॉलेज के फर्स्ट ईयर से, या कविताएं लिखने का, या कवि सम्मेलनों में जाने का, बड़े बड़े कवियों के साथ बात करने का, उनके साथ बैठने का, ये तो इंजीनियरिंग के साथ साथ चलता था, चलता या रहा। उसके पहले से चलता था। तो हम्म, इसलिए हम्म, मूल वृत्ति लेखन थी मेरी। मूल वृत्ति अ, सोच है, विचार है, शब्द हम्म, है। हम्म, 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 तो इसलिए अ, मुझे उसके लिए कोशिश नहीं करना पड़ती।
तो आप जैसे साहित्यकारों के बहुत सारे लोगों से परिचित थे, या तो उनके संपर्क में आते गए, और पढ़ना भी आपका बहुत पहले से चलता आया, तो किन से आप ज्यादा प्रभावित थे, किन लेखकों से या कवियों से? अब ये तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए कहना कि क्योंकि जैसे छोटे थे तब प्रेमचंद को काफी पढ़ा, फिर थोड़े से बड़े हुए तो शंकर को पढ़ा, जैसे विमल मित्र को पढ़ा, शंकर को पढ़ा, अ, बंगाल के लेखकों को पढ़ा, हम्म। अ, शरद। चौरंगी को पढ़ा, हम्म। शरद चंद्र को पढ़ा। हम्म। पर अभी जैसे आप मुझसे पूछें कि अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं सलमान रुश्दी को पढ़ रहा हूँ, या हाँ। आप कहें तो बहुत ही 1984 को पढ़ रहा हूँ, मैं नॉवेल हम्म। को पढ़ रहा हूँ, हम्म। हम्म। या टिपिंग पॉइंट पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं हम्म। बहुत सारी चीजें मैं अलग किस्म की पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो वो आप आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ये आपको अचानक से लग जाता है कि जैसे आपको, कई लोगों को जब गर्मी लगती है तब हो सकता है आपको ठंड लग रही है। तो कई कई लोगों को जब ठंड लगती है तब आपको लगता है कि यार कि ये कपड़े उतारना है। तो जो विचार दूसरों के मन में है वो हो सकता है आप नहीं पढ़ रहे हो, जी। तो आप निरंतर बदलते रहते हैं। कि जैसे मैं अभी आजकल थोड़ा सा फिलोसफी में या धर्म में या उसमें भी थोड़ा सा मैं एक स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा सा मेरा वो दखल इंटरेस्ट होता है। हम्म। तो इसलिए मैं उसको, वो मेरे कोई किसी ने कहा ऐसा करके नहीं, या जी। मैं किसी को देख के कर रहा हूँ ऐसा भी नहीं। हम्म। कुछ ये पीछे अंतःस्फुरणा से। किताब, हाँ ये पीछे किताबें आप देख रहे हैं, ये ढेर जी। सारी किताबें मेरी ही हैं, मैंने खरीदी हुई हैं, या कुछ मैं देखता हूँ तो मंगवा लेता हूँ मैं, जी। पर पढ़ नहीं पाता, कई बार टाइम नहीं होता है। हाँ, पर एक ये है कि मेरे पास है करके, मुझे एक ये जी। सुख जी। रहता है कि हम्म। एक पोजेशन का सुख रहता है, कि जैसे जी। होता है ना कि आपके घर में गोल्ड है हाँ। पर आप पहनते नहीं है, जी। तो वो आपके लॉकर में बंद है सारा गोल्ड, और गोल्ड का पोजेशन भी करते रहते हैं, खरीदते हाँ। रहते हैं। पर कभी आप ये नहीं सोचते कि मैं खरीद क्यों रहा हूँ, पहनता तो हूं नहीं मैं इसको। जी। तो वैसे ही विचारों का भी होता है, किताबों का भी होता है, और आप अ, वही संबंधों का भी होता है कि आप हाँ। कि आप कई बार मिलते नहीं है लोगों से सालों तक, पर हाँ। आप संबंध बना लेते हैं। जी। अ, तो इसलिए कई कई याद, कई स्थान आपकी स्मृतियों में बने रहते हैं जबकि आप वहां जाते नहीं। हम्म। तो हम्म। वो ऐसा ही है, सब हम्म। कुछ मतलब आपके रहने को हम्म। अ, ऐसा है जी। तो इतने लंबे सफर में हम्म, कोई ऐसी कोई साधारण व्यक्ति मिली हो, या परिस्थिति हुई हो, जिससे आप कुछ प्रभावित हुए हो, ऐसी कुछ घटना या ऐसा कोई व्यक्ति याद आता है आपको? कई चीजें याद आती हैं, मतलब उसमें कोई एक घटना नहीं है। मैं एक बार अ, मैं फ्री प्रेस में नौकरी करता था, फ्री प्रेस जर्नल में। और अ, उन्होंने सेठ जी नाराज हो गए, उन्होंने मेरा निकालने का मन किया उन्होंने, हम्म। और मेरा मेरी बगैर मर्जी के ट्रांसफर कर दिया। हाँ। बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम्म। 1986 की बात है। तो अब 1986
में मेरी जो बेटी थी वो 8 साल की थी, और बेटा जो था वो 3.5 साल का था। मुझे लगा कि अब क्या करें, तो मैं वैसे ही प्रेस क्लब चला गया। हम्म। तो प्रेस क्लब में वो एक जो परिचित थे, उनको मैंने कहा भाई ऐसे, तो बोले नहीं आप, मैं बात करता हूँ। और हम्म। उन्होंने भोपाल बात की एमपी क्रॉनिकल में, हम्म। और उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं गया और मेरी नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई। और मैं जब जॉब करने लगा, अभी 2 महीने ही हुए थे, सामान का ट्रक घर पे आया, खड़ा था। मैं स्कूटर लेके चला, और स्कूटर के को ब्रेक पर पैर लगाना था, एक्सेलेरेटर पर लगा दिया, और मैं गिर गया सड़क पे, हम्म। और मेरा पूरा घुटना टूट गया। और हाँ। मैं 2-3 घंटे तक पड़ा रहा, किसी ने उठाया नहीं, लोग आकर जाते रहे आते रहे। और फिर मैंने किसी को रोक कर कहा कि भाई मेरे दफ्तर में खबर कर दीजिए। तो उन्होंने की, और वो लेके गए हॉस्पिटल में भर्ती। फिर महीनों तक मैं पड़ा रहा घर पे। पर वो जिस संस्थान ने मुझे नौकरी पे रखा था, अभी 2 महीने ही हुए थे, हम्म। वो पूरे मेरे इलाज के दौरान मुझे अपनी तनख्वाह देते रहे। ओ, मुझे उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। जी 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 जी। तो कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि हाँ। आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। हाँ। अब ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें इससे आप चीजों को सीखते हैं, हाँ। और फिर जब आप सीखते हैं तो फिर आप दूसरों के साथ ऐसा करते हैं जी कि उनकी मदद करते हैं, या उनको आप अ, अ, मतलब उपकारों को भूलते नहीं। जी जी। जीवन एक बायोस अपने, वो एक छोटा सा डिब्बा होता है और हम उसमें से देखते हैं पीछे मुड़ के, तो बायोस्कोप की तरह हम अपनी जिंदगी को पीछे देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें याद आती हैं। तो थोड़ा आपकी कविताओं की ओर या आपके क्रिएटिव राइटिंग की ओर थोड़ा आगे बढ़ें, तो कविता ने कब दस्तक दी आपके जीवन में या आपकी? देखिए, कविताएं तो मैं आप बोलें तो पिछले 60 साल 65 साल से लिखा हूँ, या हाँ मतलब 60-65 साल से लिख ही रहा हूँ कविताएं, और पहले नहीं जाना हो तो पर वो अ, कविताओं का कंस्ट्रक्शन, उसका सोच, और उसकी गहराई, और अ, वो लगातार बदल रहा है। तो मैं अपना ही लिखा पीछे देखता हूँ, कई बार तो मैं उसको डिस्कार्ड कर देता हूँ कि अरे ये मैंने कैसे लिखा। तो और मैं कल क्या लिखूंगा उसके बारे में मुझे पता नहीं। तो इसलिए मुझे कई बार ये भी, जब लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतना लिखा है, तो आपको किताबें आपकी तो अभी तक 150 हो जानी चाहिए। तो मैं ये कई बार मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे क्या पता कि ये जो लिखा है वो स्थायी है कि नहीं, परमानेंट है कि नहीं, मतलब लोग उसको अ, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कि ये मेरी अलमारी में जो सैकड़ों किताबें हैं उसकी तरह एक किताब हो जाएगी क्या, हम्म। 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 कि आपने पब्लिश की तो लोगों ने ले ली, फिर कभी खोल के देखी नहीं। अ, तो क्या है, ऐसा क्या होना चाहिए किताब में, वो है क्या मेरे पास, या मैंने ऐसा कर दिया है क्या हम्म। जो मुझे ये बताए कि हाँ अब आप लिखिए, अब हम्म। आपका लिखा लोग संभाल कर रखेंगे या पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में हम्म। जिनके लिखे को वो
लोग रेफर करें या पढ़ें या बार बार पढ़ें, या किताबों की कतार में वो सबसे ऊपर रखी गई किताब हो, या आप उस पर गर्व करें कि ये मैंने लिखा है, तो ऐसा, मतलब ऐसा क्लेम तो कभी किसी ने किया भी नहीं है हम्म, जो अपने। तो आप क्या कुछ जो इस तरह के आपके प्राचीन ग्रंथ हैं, या गांधी जैसा कोई काम आप कर सकते हैं क्या, कि उन्होंने मान लीजिए कि गीता प्रवचन जैसी कोई, या हिंद स्वराज जैसी कोई बात, या अपनी ऑटोबायोग्राफी जैसी लिखी है, तो क्या आप में इतना साहस है क्या कि आप, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो खोला है अपने आप को, आप ऐसा खोलने का साहस है क्या आप में? तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हम्म, कि आप अभी, अभी आपको और भी अभी आपको और कोशिश करना चाहिए अच्छा लिखने की, लाइक दैट। हम्म, तो वो फिर प्रिवेंट करता है कि अरे you still need a lot of improvement uh, to be able to exhibit it. कुछ वो पढ़ना एक, चाह जी, हाँ, सॉरी, जी। कुछ पढ़ना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए? तो मैं, जो मैंने अपनी बात कही थी कि मैं मैं अभी जो ज्यादातर मेरी कविताएं अभी जो लिखता हूं मैं, हम्म, वो फादर को डेडिकेटेड होती हैं। जी। हम्म, पिता पर मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो मेरे बच्चे भी कहते हैं कि तुम, आप माँ पर क्यों नहीं लिखते, अ, अ, और लोग चीजों पर। तो एक तरह का जो अपराध भाव है जो पिता को लेकर है, कि आप पिता के रूप में आपने, नाम आपका श्रवण कुमार है, पर आप पिता की भक्ति श्रवण कुमार की तरह आपने नहीं की। हाँ, तो वो जो बोझ है, वो, मैं इस समय खाली कावड़ का बोझ अपने कंधों पर लेकर घूमता हूँ, हाँ, क्योंकि उस कावड़ में एक तरफ पिता, एक तरफ माँ, दोनों नहीं है, और आप एक खाली कावड़ को लेकर घूम रहे हैं इधर से उधर, हम्म, इस प्रतीक्षा में कि किसी दशरथ का आपको तीर लग जाए और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। हम्म, तो अ, मैं आपको एक दो आपके जो श्रोता दर्शक हैं उनको मैं अपनी एक दो तीन कविताएं सुनाता हूँ। प्लीज, प्लीज। तो मैंने इसमें पिता की कल्पना एक पहाड़ के रूप में की है। मेरी सारी कविताओं में आपको पिता एक पहाड़ मिलेगा, हाँ, और माँ एक नदी के रूप में मिलेगी। तो जो ऐसी नदी जो पहाड़ के नीचे रहती है, उसके पहाड़ ऊपर से देखता रहता है उसके, वो नदी कभी पहाड़ के अंदर से फूटती भी है, और कभी दूर भी रहती है, और नदी बहती रहती है माँ के हृदय की तरह, पर पहाड़ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। तो ये पिता के संघर्षों पर जो पिता को देखा, वो जो कविता में मैंने बांधा, वो है उसका, ये मेरी सबसे प्रसिद्ध कविता है जो बहुत चर्चित हुई, ये हजारों लाखों लोगों ने जिसको पढ़ा, बार बार पढ़ते हैं। तो उसका शीर्षक है पिता तुम तो पहाड़। हाँ, हाँ, वाह, पिता तुम तो पहाड़, कार्ड। वह जो पहाड़ खड़ा किया था तुमने, वह जो पहाड़ खड़ा किया था तुमने, पत्थर के टुकड़ों को अपनी लगातार जख्म होती पीठ पर ढो ढो कर आज वैसा ही खड़ा है। खड़ा है। कहीं भी कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही सुरक्षित है, जैसा कि छोड़ गए थे तुम सालों साल पहले। हम्म,
बादलों का वह टुकड़ा जो तुम्हारे फटे हुए छाते के पार से जैसा दिखता था, वाह, आज भी आकाश में वैसा ही लटका हुआ है। वाह, पिताजी का छाता टूटा हुआ था, उसके कपड़े में छेद था। ये था, हाँ। तो बादलों का वह टुकड़ा हाँ, जो तुम्हारे फटे हुए छाते के पार से जैसा दिखता था, आज भी आकाश में वैसा ही लटका हुआ है। लटका हुआ है। जी। जी। गांव के हालचाल कहूं तो, हम्म, गांव के हाल चाल का। हालचाल का कहूं तो, वह बूढ़ा डाकिया हम्म, बाबू अब नहीं रहा, हाँ, जो आता था तुम्हारा पोस्ट कार्ड लेकर। हम्म, जब मैं बाहर रहता था तो पिताजी की चिट्ठी पोस्टकार्ड, कभी मिल जाती थी, तो हाँ, उसको मैंने लिखा है कि गांव के हालचाल कहूं तो, वह बूढ़ा डाकिया अब जो नहीं रहा, जो आता था लेकर तुम्हारा पोस्ट कार्ड। अब की बरसात में भर गया था पानी घर में घुटनों की ऊंचाई तक। हम्म, हमारे घर में कई बार पानी भर चुका है और सब बह जाता था। तो अब की बरसात भर गया था पानी घर में घुटनों की ऊंचाई तक, और उनमें धुल गए थे वे सारे पोस्ट कार्ड जिन्हें संभाल कर रखा था मैंने सालों से। धूप में सुखाए गए पोस्ट कार्डों पर, धूप में सुखाए गए सुखाए कार्ड गए पर। पोस्ट कार्डों पर हरफ हरफ शब्द, हाँ, हरफ बिखरे पड़े थे ऐसे, जैसे कि बह रहे हों मोतियों जैसे आंसू तुम्हारे पोपले गालों पर। ओ, वाह, धूप में सुखाए गए पोस्ट कार्डों पर हरफ बिखरे पड़े थे ऐसे, जैसे कि बह रहे हों मोतियों जैसे आंसू तुम्हारे पोपले गालों पर। ठीक वैसे ही जब निकल रहा था मैं घर से बाहर नौकरी के लिए, पहली बार तुम्हें छोड़कर, वैसे ही आंसू बह रहे थे, वैसे ही आंसू निकल रहे थे। सिवा इसके नहीं बदला है और कुछ। बहुत कुछ, वाह। हाँ, एक बात और, हाँ, आंगन आंगन में लगा तुलसी का पौधा काफी सूख गया है, हम्म, माँ भी काफी बूढ़ी हो गई है। तो ये अ, वाह, ये एक कविता है। वाह, दूसरी कविता एक वो भी पिता की है, पिता और इतिहास। हम्म, कभी सोच ही नहीं पाया मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारे बारे में, वाह, कभी सोच ही नहीं पाया ईमानदारी से। वाह, तुम्हारे बारे में। अरे बारे। ड्राइंग रूम के किसी कोने में कैद, परिचय की मोहताज, किसी टूटी हुई कुर्सी या मेज की तरह जुड़े रहे जीवन भर तुम मेरे शरीर के साथ। वाह, ड्राइंग रूम के किसी कोने में कैद, हम्म, परिचय की मोहताज, किसी टूटी हुई कुर्सी या मेज की तरह जुड़े रहे जीवन भर तुम मेरे शरीर के साथ। हाँ, और मैं अभागा, हम्म, और मैं अभागा, कभी जी ही नहीं पाया ऊर्जा उन सांसों की जो मिलती थी मुझे नन्हे बचपन में, सवार होकर तुम्हारी पीठ पर घर का फर्नीचर तोड़ने में। हम्म, तुम्हारी उपस्थिति का बोध हम्म, होता था केवल उस समय जब लाता था डाकिया कोई खत तुम्हारे नाम का, या फिर मनी ऑर्डर तुम्हारी पेंशन का। पर अब तो सब कुछ बदल चुका है। हम्म, चींटियों ने भी बदल लिए हैं घर अपने, अब तो वह सब भी बदल चुका है। चींटियों ने भी बदल लिए हैं घर अपने, किसी और बूढ़े की तलाश में आटे के लिए। वाह, 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 भूले बिसरे भी नहीं झांकती कोई चिड़िया अब दाने के लिए घर की ओर। पिता नहीं है ना, तो ये
अभाव। चींटियां भी चली गई हैं, क्योंकि पिता चींटियों को आटा डालते थे। हाँ, वो तो परिप्रेक्ष्य में वो तो घटना है। हाँ, तो वो हम लोग आटा डालते थे चींटियों के लिए। हम्म। तो अब तो वह सब भी चुक चुका है, चींटियों ने भी बदल लिए हैं घर अपने किसी और बूढ़े की तलाश में आटे के लिए। हम्म। भोले बिसरे भी नहीं झांकती कोई चिड़िया दाने के लिए घर की ओर। मैं भी जान गया हूँ बीता हुआ इतिहास। मैं भी जान गया हूँ बीता हुआ बीता इतिहास। हुआ इतिहास, और अंगुली छोड़कर गए हुए पिता कभी वापस नहीं लौटते। नहीं लौटते। वाह, 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 वाह। तो ये मैंने आपको जी जी जी। कुछ अ, कविताएं सुनाई। हाँ सर, मैं सोचता हूँ कि आपके जीवन में, या मतलब जीवन भर आप दूसरों की कहानियों को और शब्द देने के बाद आज अपने जीवन की कथा आपने सुनाई, और उसके मुख पृष्ठ पर एक पंक्ति लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? नहीं, मुझे पता नहीं क्या लिखूंगा मैं। कुछ वो मेरी कहानी तो अभी जारी है ना, मतलब अरे, जैसे आ, आ, अदालत जारी है, या जी कहानी जारी है, जी। यात्रा जारी है, हम्म। सवाल अधूरे हैं, सवाल जारी है। हम्म। आप कुछ तभी लिख पाते हैं जब कोई आप में एक कंप्लीशन का की बोध हो आपको। जैसे मकान पूरा बन जाए तो वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है सरकार से, हम्म। 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 कि ये आपको अब हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं। वो हम्म। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मुझे अभी है नहीं मेरे पास, अच्छा, तो फिर कि उसका नामकरण करने का हाँ, अभी अभी जैसे बच्चा घर में होता है तो आप कई लोगों से पूछते हैं ना इसका क्या नाम करना है। तो मैं लगातार अ, अपने अपने अपनी उपलब्धियों को, अपने चीजों को कोई नाम अगर देना हो, तो मैं अभी शायद अभी तय नहीं कर पा रहा हूँ कि हम्म। अ, वो क्या नाम हो सकता है। एक लाइन में क्या हो सकता है, दो में क्या हो सकता है, एक शब्द क्या हो सकता हम्म। 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 तो है। तो अ, अगर आज आपको अपने 25 वर्षीय श्रवण गर्ग से 5 मिनट मिलने का मौका मिले, तो उसके कंधे पर हाथ रखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, 25 वर्षीय जो श्रवण कुमार है, वो तो उस समय अ, क्या कर रहा था, वो भटक रहा था, मतलब वो दिल्ली में भटक रहा था पैदल। उसको दिल्ली में 320 रुपए मिलते थे। हम्म। राजघाट से दरियागंज तक वो जाता था। हम्म। एक वहाँ महेश भोजनालय होता था, जहाँ मुफ्त की दाल मिलती थी, और वो पैसे गिनता था जेब में कि हम्म। कितना कितनी रोटी खा सकता है। तो वो वहाँ पैदल जाके उतने पैसे का खाना खाता था, और फिर पैदल आ जाता था। और फिर वही श्रवण कुमार दरियागंज में जैनेन्द्र कुमार जी के पास जाता था, और दिन भर बैठ के उनसे बात करता था हम्म। प्रेमचंद के बारे में। हम्म। वो श्रवण कुमार जब जाता था और जेब में पैसे देखता था, कि ये मीटर देखता था टैक्सी का, हम्म। और जब उसे लगता था कि ये अब ये मीटर खत्म हो गया है, उसका पैसे जितना हो गया है, हम्म।
तो वहीं उतर जाता था और फिर पैदल चलता था पूरी यात्रा। तो उस कुछ श्रवण कुमार से बात करेंगे तो मैं उससे क्या कहूंगा कि मैं आज इतना मैंने इतना अर्जित कर लिया है कि मुझे अब खर्च ही नहीं करना चाहता हूँ कुछ भी। हम्म तो मैंने यात्राएं बंद कर दी है, मैंने सब अ, जीवन को ही बदल दिया है। हम्म हम्म तो मैं उस श्रवण कुमार से बात करने का मतलब है कि अपने संघर्ष से बात करना और अपने अतीत से बात करना। तो जी आप अतीत में लौटना किस लिए चाहते हैं? कष्टों को याद करने के लिए, हम्म कि संघर्ष को याद करने के लिए, कि उपलब्धियों को याद करने के हम्म लिए, या प्रताड़नाएं जो मिली होंगी, अपमान जो हुआ होगा, हम्म या ये याद करने के लिए कि आप कभी काका कालेलकर से बात करते थे, बगल में रहते थे, आप मोरारजी से बात करते थे, या अरविंद दिमाग जाके आचार्य कृपलानी से बात करते थे, आ, या अ, पवनार जाके विनोबा जी के साथ के आश्रम में रहते थे। उस उम्र का ही कह रहा हूँ मैं, जब 25 साल का था तब का कह रहा हूँ। हम्म 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 या चंबल घाटी में आप रहते थे, डाकुओं से मिलते थे। तो 25 साल का मतलब है 1972 की बात आपको पूछ रहे हैं मुझसे। 47 का मेरा जन्म है, हम्म। तो आप 72 की बात पूछ रहे हैं। तो मतलब 72 25 साल। में, हाँ, उसी के हाँ करीब हाँ, करीब की तो कोई तो मैं घटना। उस समय चंबल घाटी में भटक रहा था। अच्छा। तो मैं उस समय पता नहीं क्या कर रहा था, जयप्रकाश जी के साथ भी घूम रहा था। हम्म फिर 74 में आते आते तो मैं पटना पहुंच गया और जयप्रकाश जी के घर पे ही रहने लगा। हम्म बिहार आंदोलन का पार्टिसिपेंट हो गया। फिर वहां देखता था कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं हम्म घर में। सुब्रमण्यम स्वामी आ रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडीज आ रहे हैं, चंद्रशेखर आ रहे हैं। हम्म, इतिहास बन रहा था, भारत का इतिहास बनते हुए देखा मैंने। हाँ। जो आज भारत है वो उस समय बन रहा था, उस जमाने में। ये हम्म जितने आज नेता हैं आज के, वो सब उस पीढ़ी के नेता हैं, उस जमाने में पैदा हुए। हम्म तो मैं अपनी आंखों के सामने हम्म, अ, इतिहास पुरुष के पास रहते हुए इतिहास को बनते हुए देखा था, देख। आगे के इतिहास को बनना। वाह वाह। तो मैं उससे क्या बात करूंगा? मैं उसके सामने आंखें ही नहीं मिला सकता, क्योंकि वो इतना संघर्ष कर रहा था उस समय। हाँ मैं आज कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ 25 साल का जो आदमी अभाव में रहता हुआ और बिना पैसे के जिंदा रहते हुए काम कर रहा था। मैं एक बार विनोबा जी के का जो ग्रामदान मूवमेंट था उसको कवर करने सहरसा जा रहा था, बिहार। और जो कंपनी का कैमरा था, मेरे आशाई पेंटेक्स, वो, मैं फोटोग्राफर भी बहुत अच्छा था। अच्छा। मैं, हाँ, मेरे फोटो लिए हुए देश भर में प्रकाशित होते थे, कवर पेज पे धर्मयुग के, इलस्ट्रेटेड वीकली में, हम्म, दिनमान में। बहुत फोटोग्राफी बहुत की मैं। अच्छा। फोटो तो जर्नलिज्म। फोटो जो की मैंने, तो वहाँ कानपुर पहुंचे। और कानपुर पहुंच के मैंने कहा, वहाँ कानपुर में एक मित्र रहते हैं, उनको फोन करते हैं। तो स्टेशन पे उतर के मैं वो जो एक डब्बा लगा रहता था उससे फोन करने लगा। इतनी देर में देखा ट्रेन चल रही है, तो मैं लपक के चढ़ा और देखा मेरी अटैची पूरी गायब हो गई है। ओह। सिर्फ मैं जो हाफ पैंट पहना था बस वही बचा है, और हम्म मैं उसमें कैमरा भी चला गया है। हम्म मेरे सामने दुविधा ये थी कि बरसात हो रही है, कपड़े नहीं है, हम्म मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं। हम्म तो मैंने कहा आगे चलते। तो फिर इलाहाबाद पहुंचे, वहां मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। टिकट के भी पैसे नहीं थे, तो मैंने क- वो कंडक्टर से कहा, भाई मेरा तो सब चला गया, मैं टिकट भी नहीं दे सकता। हम्म
तो उसने अलाउ कर दिया और मैं सहरसा चला गया। हम्म। और वहां जाकर सबसे पहले मैंने वो खादी भंडार से कपड़े खरीदे, किसी से पैसे वैसे लेके। फिर वहां रहा, मैं काम करता रहा। हम्म। लौट के आया तो मुझसे कहा कि आप कैमरा आपने घुमा दिया है असाई पेंटे के, उसके पैसे जमा कराइए। ओ, तो मैं फिर घर आया और घर से कुछ पैसे वैसे लेके वहां जमा कराया मैंने। हम्म। पर मैंने जो आप कह रहे हैं कि 25 साल के आदमी से आप क्या बात करेंगे, तो बात यह है कि मैं पीछे नहीं लौटता। हम्म। मतलब आप तकलीफ हो तो मैं लौट के नहीं आता, मैं आगे चलता हूँ। तो जी जी आप जी। नहीं, वही आपका सब तो कुछ। कि 25 साल के श्रवण कुमार को आप ये तो बताते हैं कि भाई आप वो संघर्षों की फलश्रुति जो है वो आज के श्रवण कुमार हैं। मैं नहीं मान, मुझे नहीं पता कि वो है कि नहीं है। वो मेरे पूर्व जन्म के पुण्य है, पिता के पुण्य है। हम्म। हाँ, मेरे मित्रों का सहयोग है। मैं इंग्लैंड में गया थॉमसन फाउंडेशन की ट्रेनिंग में, हम्म। और पैसे खत्म हो गए सारे, एक पैसा भी नहीं बचा। हाँ, मेरे को फोटोग्राफी का शौक था तो मैंने ओलंपस खरीद लिया। हाँ। अब पैसे ही नहीं है, क्या करेंगे? हम्म। तो मैं कैसे, और घर से मंगवाऊं तो वो कब कैसे भेजेंगे? तो मेरे साथ जो नाइजीरिया का दोस्त था, उसने तुरंत एक 100 पाउंड का तो मुझे नोट दे दिया। नहीं, आप आप अगर 1982 में अगर आप इंग्लैंड में थे और आप इतने साल के बाद भी वो नाइजीरियन दोस्त को याद कर रहे हैं, तो आप उस दोस्त को याद नहीं कर रहे हैं, आप ये याद कर रहे हैं कि आप अगर कष्ट में हैं तो आपको, जैसे वो अल्केमिस्ट है ना, हाँ, आपने किताब, जी जी। कि इफ यू डिजायर समथिंग ऑनेस्टली, तो दुनिया की सारी ताकतें आपकी मदद के लिए मदद के हाजिर हो अ, जाती है। हाजिर हो जाती है। तो मुझे, मेरा जो कंक्लूजन है वो हाँ। ये कि आप अगर कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, और ऑनेस्ट हैं हम्म। अपनी वो जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति, हम्म। तो आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। तो जी। वो इसलिए ये जो उपलब्धि है हम्म। वो वही है कि हम्म। वो अल्केमिस्ट में वो नायक जब लौट के आता है, हम्म। ढूंढने जाता है सब वो जो उसको कहा जाता है कि ये आपको मिलेगा सोना, तब आता है तो उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वो तो उसके सिराने था, उसके लिए वो इतना भटक रहा था। तो हमको अंततः वही जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है। अगर ये आपको रियलाइजेशन हो जाए तो फिर बहुत सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। जी तो जी। मैं उस स्टेज में अपने आप को ले जा रहा हूँ, पहुंच गया हूँ ऐसा नहीं है। आई एम ट्राइंग टू यू नो रीच दैट पॉइंट। राइट राइट। तो लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन कि आने वाली पीढ़ी आपके पदों और सम्मानों से नहीं, केवल एक मानवीय गुण से याद करें तो वो कौन सा गुण है कि जिसके लिए आपको याद किया जाए? मेरी बेसिक ऑनेस्टी के लिए याद करें मुझे, और क्या है कि भाई मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कभी, जी। झुका नहीं मैं। वेरी गुड। और जहां जहां काम किया मैंने, वो मेरे मालिक आज भी मेरे को इज्जत करते हैं, वो कहते हैं कि आई वॉज एन असेट फॉर देम। राइट। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है जी। कि भास्कर के मालिक भी कहते हैं, जागरण के मालिक भी कहते हैं, फ्री प्रेस के मालिक भी आज भी फोन करते हैं। अ, तो आपने जिन लोगों के साथ चले हैं, यात्राएं की है, वो
आपको फिर से याद करते हैं। तो आप, ये आपकी उपलब्धि है कि वो आपको आ, आपको, तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर ऐसे हैं कि आपको, आप आपके फुटप्रिंट्स ऐसे हैं कि लोग उनको फॉलो करें या उदाहरण दें, जी या आपकी एब्सेंस में उसकी चर्चा करें, जी। बजाय प्रेजेंस की में चर्चा करने के एब्सेंस में करें, हम्म, और फिर आपको हम्म, आ, जैसे मैं एक कहानी, आमतौर से मेरा एक आर्टिकल है। हम्म, अ, वो आर्टिकल ये है कि अ, बहुत अच्छा आर्टिकल है वो। हम्म, वो ये है कि बहुत सारे लोग इको पॉइंट पर जाते हैं, हम्म, अगर आपने गौर किया हो तो। हम्म, मेरी दो बहुत अच्छी अ, अ, कहानियां हैं, रचनाएं हैं। उसमें एक ये है कि इको पॉइंट पर जाते हैं, तो एक गाइड है, वो गाड़ी में बिठा के बहुत सारे लोगों को इको पॉइंट पे ले जाता है कि ये देखिए यहाँ का, आप भी गए होंगे किसी इको पॉइंट पे। तो वो उनसे कहता है, जो इतने मुसाफिर रहते हैं, कि आप यहाँ से आवाज लगाइए, हम्म। तो वो सामने से आपको टकरा के रिवर्स। आएगी। जी। वो बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, वो उनको लगता है, अरे यार, वो संकोच करते हैं, शर्मा जाते हैं। उनको लगता है क्या बोलेंगे, हाँ। तो कुछ क्या बोले, ये एक संकोच रहता है। तो दुविधा। पूरी बस में दुविधा रहती है। तो पूरी बस में 100 लोगों में एक दो लोग होते हैं, हम्म, वो आवाज लगाते हैं। हम्म, तो जो आवाज लगाते हैं, तो वो जो शब्द बोलते हैं वो पूरा वापस नहीं आता है, वो आधा आता है। हाँ, जैसे राम बोला तो म आएगा, लोग, हाँ। रिवर्ब्स। है ना? हाँ? उसका कंक्लूजन मैंने ये किया कि जो लोग बोलने का साहस करते हैं हम्म, इको पॉइंट से, तो जब वो बोलते हैं, हम्म, तब उनकी जो आवाज है पूरी घाटी में गूंजती है, जी। पेड़ों को, पौधों को, नदियों को, पक्षियों को सुनाई देती है, इको करती है। हम्म, और वो जब लौट के आती है, हम्म, तब भी ऐसा ही करती है। तो अगर आप बोलेंगे, तो किसी भी चीज को लेकर, अन्याय को लेकर, या तो वो चीज हमेशा, उसका जवाब आपको मिलेगा, लेगा। अगर आप वो हाँ, साहस हाँ, करेंगे। हाँ, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे के बोलने को देखते हैं कि वो बोल रहा है क्या। हाँ, हम्म, हमारी साहस नहीं सोसाइटी करता। में यही है, हमारी हाँ, सोसाइटी में यही है हाँ, कि यार देखें ये बोल रहा है कि नहीं, तो हाँ, वो बाकी लोग देखते हैं उसकी तरफ। हाँ, हाँ, और दूसरा, मेरी जिस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो आपने पढ़ा कि नहीं, कि थाईलैंड में एक फुटबॉल की टीम के बच्चे एक गुफा में कैद हो गए थे। हम्म, आ, आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं ना, पता। मुझे अच्छा, ध्यान नहीं एक है। एक फुटबॉल की टीम के बच्चे थे। हम्म, वो एक, आप पढ़िएगा, ओके, बिल्कुल। गूगल कीजिएगा जी कि जी। फुटबॉल टीम, थाई किड्स यू नो trapped in a cave in Thailand. It's a very interesting, very ओके, human. आई तो डेफिनेटली रीड वो एक, वहाँ बारिश होती है, क्या होता है कि वो इट। गुफा में कैद हो जाते हैं, वो जाते हैं बच्चे, और उनका कोच। इट्स ए वेरी ग्रेट स्टोरी। और वो फिर गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है, मतलब वो, इतनी बारिश होती है, इतनी लैंडस्लाइड होती है, कोई 18-20 दिन तक वो बच्चे बंद रहते हैं उसमें। और अंदर सिर्फ अंधेरा रहता है, वो पानी रहता है, और कुछ हल्की सी रोशनी। तो बिना भूख, बिना अन्न के, अ, बिना लाइट के, वो बच्चे वहां सुरक्षित कैसे रहे। और फिर दुनिया भर में उनके लिए क्या प्रार्थनाएं हुई, थाईलैंड में क्या हुआ, और फिर उनके रेस्क्यू ऑपरेशन जब हुए, तो कैसे उनको, बच्चों को निकाला गया।
और सारे बच्चे सुरक्षित आ गए बाहर इतने 20 दिन के बाद। तो वो बच्चे वहां केवल प्रार्थना के दम पर जिंदा रहे, जी। ईश्वर की प्रार्थना के दम हाँ। और विल पावर के दम। तो वो एक मार्मिक और सच कहानी है, अभी 2 4 5 6 साल पहले की है, जी। थाईलैंड की। जी। आप अगर उसको अपने दर्शकों एवं को कभी बच्चे। बताएंगे कि थाई किड्स फुटबॉल टीम ट्रैप्ड इन ए केव, हाँ हाँ। तो वो उसकी हजारों कहानियां और फोटोग्राफ्स आपको मिलेंगे। जी। तो वो बुद्ध की प्रार्थना करते थे, बौद्ध हैं। हाँ हाँ। और फिर गुफा से जब निकाला उनको, निकले तो सबसे पहले वो मंदिर गए बौद्ध के और ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापन किया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं आपको बहुत ताकत देती हैं। जी। तो जी। आ, कई बार आपको लगता है कि यार ये इस संकट से कैसे निकलेंगे, हाँ। तो फिर आप सोचते हैं कि यार वो बच्चे कैसे निकले होंगे। कैसे निकले। हाँ। राइट। तो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सर, दर्शकों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू और सर। आप और आपने एकदम सहजता से मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं सर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, इस आत्मीय बातचीत के बाद ऐसा लगता है मानो हमने केवल एक वरिष्ठ पत्रकार की जीवन यात्रा नहीं सुनी, बल्कि स्वतंत्र भारत की पत्रकारिता के 5 दशकों को अपनी आंखों के सामने गुजरते देखा। श्री श्रवण कुमार गर्ग की कहानी बताती है कि पत्रकारिता केवल समाचार लिखने की कला नहीं, समय के माथे पर सत्य अंकित करने का साहस भी है। चंबल के बीहड़ों से बिहार आंदोलन तक और आपातकाल की घुटन से समाचार कक्षों की हलचल तक, वे हर दौर में सवालों की मशाल थामे खड़े रहे। ऊंचे पद, बड़े संस्थानों का नेतृत्व और राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बाद भी उनकी कलम ने सत्ता की चौखट पर सिर नहीं झुकाया, क्योंकि सच्चे पत्रकार की कलम किसी सिंहासन की सेवक नहीं, जनमानस की आवाज और लोकतंत्र की सजग प्रहरी होती है। श्रवण जी, आपने हमें याद दिलाया कि जब समय मौन हो तब शब्दों को बोलना चाहिए, जब सच पर धुंध छाए तब पत्रकार को दीपक बनना चाहिए, और जब प्रश्न पूछना कठिन हो तभी प्रश्न पूछना सबसे अधिक आवश्यक होता है। मेरी कहानी मेरी जुबानी की ओर से आपकी निर्भीक कलम और जीवन साधना को सादर नमन। दोस्तों, इसी के साथ मैं विजय ठक्कर आपसे विदा लूंगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत और जीवन की नई कहानी के साथ। आप सभी के जीवन में सत्य का उजाला, विचारों की स्वतंत्रता और खुशियों की बहार बनी रहे, उसी शुभकामना के साथ अलविदा। नमस्कार।